ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पिछले 5-4 दिन से ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनको दोबारा से आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम। मोस्ट ऑफ 50-60% से इंपॉर्टेंट कवर हो गया इसमें। और ये क्वेश्चन था, ड्रग अब्यूज डिनोट दैट इज द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ड्रग एंड यूज ऑफ illicit ड्रग, फिजिकल डिपेंडेंस ऑन ड्रग एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन ड्रग। क्या आंसर होगा? जी देखो, इसका आंसर जो है बी दिया हुआ है। आई थिंक बी ही होगा। इसमें एक चीज है, हाँ संजीव, ये आंसर की में बी लगा हुआ है ना। देखो ये मैंने बताया था कल भी ये हो सकता है, लेकिन अगर इसको देखो फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ड्रग, तो इसका मतलब तो ऐसा भी हो सकता है ना कि जो लोग फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट है, कौन से पेशेंट तो फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ड्रग करते हैं, जैसे कि डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको दिन में 2 बार लेना है, 3 बार लेना है, तो वो लंबे समय तक लेते हैं, 3 महीने 4 महीने। तो दैट कांट बी आई थिंक राइट। उसको हम अगर देखें तो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक बार यस। तो फ्रिक्वेंट यूज ऑफ ड्रग तो कोई भी एक पेशेंट हो सकता है, वो भी फ्रिक्वेंट बेसिस पे और रेगुलर बेसिस पे ड्रग लेता है, तो हम उसको ड्रग एब्यूज नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज द यूज ऑफ illicit ड्रग, दैट कैन बी राइट आंसर। ओके, इसमें मतलब जो भी नॉन मेडिकल यूजेज होता है ड्रग का, या उसको हम इलीगली लेते हैं, यूज करते हैं, तो वो हम यूज ऑफ illicit ड्रग में ले सकते हैं। इसको हम ड्रग एब्यूज बोल सकते हैं। फर्स्ट आंसर भी गलत नहीं, लेकिन अगर उसको हम देखें तो frequent use of drug, तो that anyone, any person, any patient, they can have the drug daily basis, बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, है ना। तो उसके बेसिस पे और आंसर की बी दिया है, तो बी का जो रीजन होगा, जो रेजनल होगा बीमार करने का, यही होगा कि एलिसिड ड्रग हम इसमें ले सकते हैं। एलिसिड ड्रग का मतलब ये होता है कि हम उसको इलीगल तरीके से यूज कर रहे हैं, जैसे कि वो हेरोइन है, कोकीन है, बाकी सभी जो ड्रग होते हैं उनको हम यूज करते हैं। सो यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर बी एज पर द आंसर की, आल्सो बी विल बी राइट आंसर। ठीक है। जो भी इलीगल ड्रग्स होती है, मैन्युफैक्चर होती है या डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, लोग उसको यूज करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, तो उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होता है, ड्रग एडिक्शन, ओवरडोज और कई प्रकार की समस्या। सो यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर बी, यूज अ illicit ड्रग, विल बी राइट आंसर। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ड्रग मतलब ऐसे तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है आंसर की में, और इसको इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो excessive use of drug that can be used by any patient on the regular basis, so that is also excessive use। ओके, तो बी विल बी राइट आंसर। इसको मार्क कर लेना कहीं पर, अगर आंसर की में कहीं तो उसको आप अपडेट कर लेना। हाँ सर, जैसे कि हम बीपी डायबिटीज का मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं तो उनको तो हम ड्रग अब्यूज नहीं बोलते हैं ना। यस, वो तो रेगुलरली खाते हैं बीपी और डायबिटीज का। हाँ बिल्कुल, वही वही इसमें एक है कि अगर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं रेगुलर बेसिस पे उनको लेना ही होता है, वो अगर नहीं लेंगे तो दैट इज वेरी प्रॉब्लम। तो वो हाँ फ्रिक्वेंट तो यूज होता है, दैट विल नॉट कंसिडर एज द जी। अब्यूज। सर ये जी सर। अरिहंत की तो बुक में ना इलिसिट वो डी ऑप्शन दिया हुआ है आंसर में। ये इलिसिट ड्रग ही होगा ना, क्योंकि फ्रिक्वेंट मेडिसिन तो हम डायबिटीज बीपी ये तो सब रेगुलरली लेते हैं, तो उनको तो हम ड्रग अब्यूज नहीं बोल सकते ना। तो यस, इलिसिट ड्रग को ही ड्रग अब्यूज बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपका बी आंसर होगा। और आर्यन की बुक में जो दिया है, ठीक है, आर्यन का बुक में एक्चुअली बहुत सारा आंसर गलत दिया है, लेकिन हमको आंसर की का जो फाइनल आंसर की है उसको लेकर के चलना होगा, तो उसमें बी दिया है, सो यू कैन मार्क बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 38। ये जो क्वेश्चन था इसमें चिल्ड्रन एक्ट, जो कि मैंने बताया था, देखिए इसका चिल्ड्रन एक्ट यही है जो मैंने कल बताया था आपका, 1960। ठीक है। और अप्रेंटिस एक्ट 1961।
90, 80 and 90, 97। तो इसका आंसर 2, 3, 4, 1 बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, और कोई इसमें एक्ट में ऐसा कोई और कुछ एक्ट मतलब ईयर है नहीं, यही है 1961 और 1960। और अगर इसको हम और पीछे जाकर के देखें तो एक एक्ट था जो कि ब्रिटिश टाइम पे था 1850 में। ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग फिर तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 80-50 पहले आ जाएगा, तो पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड आएगा, फिर थर्ड आएगा, इस प्रकार से तो आंसर तो आएगा ही नहीं। ये जो है ये इसको ना मान के चल के हम 1960 बनी लेके चलेंगे, ताकि 2, 3, 4 बना आएगा, लेकिन यहाँ से कोई है नहीं। ठीक है, तो आप ये वाला आंसर करेक्ट कर सकते हैं या फिर अलग से लिख सकते हैं। अब ये जो आंसर की में आंसर दिए रहते हैं, मतलब वैसे तो सही रहते हैं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, क्लेम नहीं किया, तो फिर वो वही आंसर आता है जो उसमें दिया रहता है। कभी कभी देखिए हर पेपर के अंदर 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2-3 क्वेश्चन जो कि उसका आंसर गलत होता है, तो कुछ स्टूडेंट क्लेम उसको कर देते हैं, मतलब तो अगर वो सही होता है स्टूडेंट का तो करेक्ट हो जाता है। अगर कोई क्लेम नहीं करेगा तो जो आंसर दिया रहता है वही आंसर की आ जाता है फाइनल में। ठीक है, मे बी आई डोंट नो, हो सकता है किसी ने क्लेम ना किया हो, वही अपडेट हो गया हो आंसर की में। तो आई थिंक 2, 3, 4, 1 विल बी राइट आंसर, बिकॉज 1960 होगा चिल्ड्रन एक्ट एंड एप्रेंटिस एक्ट 1961। ठीक है, जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इजी क्वेश्चन है, आंसर बताइए क्या होगा। हम लोग आज कुछ थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पिछले 4-5 सालों में आए क्वेश्चन है, उनमें से कुछ ले लेंगे क्वेश्चन, जहाँ पर कुछ रिवीजन हो जाएगा थ्योरी का। चाहे उसमें 1-2 क्वेश्चन और थे, किसी क्वेश्चन था। लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, इसका क्वेश्चन था कौन सी, तो जो आपने भेजा हुआ था क्वेश्चन, इसमें इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाला, उसको हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट में कर लेंगे क्लास यस। में, थोड़ा देर क्लास में। Which of the following pair is correctly matched? And also this one. Well, hypothesis and the substance of research hypothesis. क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। एम्पिरिकल स्टडी का मतलब होता है कि आप खुद जो है डेटा कलेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड का, आप ऑब्जर्व करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके आधार पे आप डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल रिसर्च। मेकिंग जनरलाइजेशन एंड थ्योरी बिल्डिंग, इसको क्या बोलेंगे बताइए। क्वालिटेटिव रिसर्च। फाइंडिंग सॉल्यूशंस ऑफ द इमीडिएट प्रॉब्लम विल बी एक्शन रिसर्च। conducting observations for the discovering fact. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। Discovering fact. Okay. And what is the fundamental research? सर जो नॉलेज बेस्ड के लिए करते हैं रिसर्च, प्योर या बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं। हाँ, बेसिक रिसर्च बोल सकते हैं, सिंपल कोई भी रिसर्च वो आपकी फंडामेंटल रिसर्च में आएगा, जब तक उसका कोई हम उस बेसिस पे नहीं करते हैं कि इसका हमको कोई एप्लीकेशन या डायरेक्ट यूज करना है या डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दैट इज सिंपल फंडामेंटल रिसर्च। बाद में उसका यूज कर सकते हैं, कमर्शियल यूज हो सकता है, या उसको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट थ्योरी में, दैट कैन बी पॉसिबल। सो दिस इज द फॉर सेक ऑफ नॉलेज ओनली वी डू फंडामेंटल रिसर्च। पहला वाला करेक्ट है, बाकी के सही मैच नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 45। ये भी आपको पेयर करना है, कौन सा करेक्ट मैच नहीं कर रहा है।
लोग आंसर दीजिए। रूल्स गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ ग्रुप मेंबर, दैट विल बी नॉर्म्स। ठीक है, नॉर्म्स का मतलब है, नॉर्म्स मतलब होता है वो रूल्स स्टैंडर्ड जो कि ग्रुप के अंदर या सोसाइटी के अंदर लोगों के बिहेवियर को गवर्न करते हैं या रेगुलेट करते हैं कि कैसे बिहेव करना है, कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। सो दैट फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ग्रुप के जो बोल सकते हो, ग्रुप को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए नॉर्म्स की यूज करते हैं, नॉर्म्स की मदद के माध्यम से उसको हम मेंटेन करते हैं ताकि ग्रुप के अंदर कोहेजन प्रमोट हो पाए। तो ये ठीक है पहला। दूसरा है पोटेंसी ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन द लाइफ स्पेस ऑफ ग्रुप, दैट इज वैलेंस। इज इट राइट? पोटेंसी ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन द लाइफ स्पेस ऑफ द ग्रुप। वैलेंस का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि जैसे कोई ग्रुप बना हुआ है तो ग्रुप के अंदर कितना कोहेजन है, कितना सपोर्टिव है, उसकी डिग्री, उसको हम पोटेंसी बोल सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए किसी ग्रुप के अंदर हाई बैलेंस है ग्रुप, इसका मतलब है कि उनके ग्रुप मेंबर के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट है, कॉपरेशन है, हेल्पफुल है लोग, दैट मीन्स द ग्रुप हैव वेरी हाई बैलेंस, पोटेंसी इज वेरी हाई। एंड किसी ग्रुप के अंदर अगर बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं है, वीक बॉन्ड है, उतना इंटरेक्शन नहीं है, ट्रस्ट नहीं है लोगों में, कॉपरेशन अच्छा नहीं है, दैट मीन्स ग्रुप हैज ए वेरी लो बैलेंस। So the potency of goals and objective in the life space of group, that will be balanced. एक ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है या जो गोल है उसको अचीव करने के लिए ग्रुप के अंदर लोग कितने इंटरेक्टिव है, कितने कोऑपरेटिव है, कितने कोहेसिव है, वो दिखाता है। द एबिलिटी ऑफ ग्रुप मेंबर टू इन्फ्लुएंस अनदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना, वो एबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको? कोहेसन तो नहीं बोलेंगे। कोहेसन का मतलब क्या होता है? एकजुटता। ओके, ठीक है। इसका मतलब होता है सेंस ऑफ यूनिटी, ये एकजुटता, सॉलिडारिटी ग्रुप के अंदर जो एक दूसरे के प्रति वो दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। तो इसका एबिलिटी ऑफ ग्रुप मेंबर टू इन्फ्लुएंस ईच अदर, इसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। जो फील्ड थ्योरी है, मतलब सोशल एक्सचेंज थ्योरी है, उसमें बताया गया है। तो उसका मतलब ये होता है कि जब ग्रुप के अंदर ग्रुप के जो मेंबर है आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट इज इंटरेक्शन। ये किस प्रकार से ग्रुप के मेंबर आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, थ्रू दी सोशल इंटरेक्शन, उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन। ओके, अगर ग्रुप के अंदर कोई एक पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है या कुछ लोग, तो उसको हम पावर बोल सकते हैं। ठीक है, ability of person to influence other person, that can be the power. But when the group member, they are influencing each other, then that will be the interaction, social interaction, say. And the degree of the agreement regarding goals and group phenomena, that is consensus. Consensus का मतलब क्या होता है? agreement, ठीक है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बोल सकते हैं कि जैसे अगर हाई कंसेंसस, इसका मतलब है कि ग्रुप के जो लोग हैं, उनके ग्रुप का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो नॉर्म्स है, जो वैल्यू है, वो बहुत अच्छी तरीके से शेयर कर रहे हैं। स्ट्रांगली दे आर शेयरिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग गोल ऑफ द ग्रुप, नॉर्म्स एंड वैल्यू ऑफ द ग्रुप। एग्रीमेंट अच्छा है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट इज वेरी हाई कंसेंसस। So the ability, the degree of agreement regarding the goal and group phenomena, that will be the consensus. So if the consensus is very high, that means the agreement and the understanding in a group member and norms and value, that is very high. अगर कंसेंसस कम है, डिग्री कम है, दैट मीन्स ग्रुप के अंदर स्ट्रॉन्ग शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सी विल बी राइट आंसर, बिकॉज इसमें पूछा गया कौन सा नहीं। क्लियर है? बोलिए। क्वेश्चन yes sir, नंबर, clear है, yes sir, clear है। पढ़िए, आंसर दीजिए।
क्या आंसर होगा? जो कोड है वो पूरा लिखा नहीं है। ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। दोनों करेक्ट है और दोनों करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, दूसरा करेक्ट है और दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन जैसे हो गया। is not correct. Uneven accumulation of life sustaining energy then sorry later नहीं लिखा है, alter है, sorry करेक्ट कर लीजिए। चलो बदल सकते हैं। Uneven accumulation of the life sustaining energy that can alter the equilibrium state। जैसे कि मान लीजिए बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है जहाँ पे पर्सन बहुत ज्यादा हाई फील करेगा, बहुत ज्यादा लो फील करेगा, तो जो एनर्जी है वो अनइवन है। और जो तो उससे क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो बदल जाती है, चेंज हो जाती है, कुछ भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, कोई भी इंटरनल डिसऑर्डर हो सकता है या सिंपल डिप्रेशन, तो दैट इज द काइंड बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ना, जहाँ पर पर्सन बहुत लो फील कर रहा है। व्हाट विल बी राइट आंसर? सी, देखो यहाँ पहला लिखा है कि अनइवन इक्विलिब्रेशन ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग एनर्जी कैन अल्टर द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है कि नॉर्मल नॉर्मल अवस्था। जैसे कोई भी पर्सन, हम सभी स्वस्थ हैं, हेल्दी है, दैट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। if somebody have high energy or low energy like bipolar disorder, mania, hypomania, then that is not a equilibrium state। जहाँ पर पर्सन बहुत ज्यादा हाई फील करेगा या लो फील कर रहा है तो दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, तो यही लिखा है कि अनइवन एक्युमुलेशन, एनर्जी बहुत ज्यादा है तो फिर वो जो है बहुत ज्यादा हाई फील करेगा, बहुत एनर्जी रहेगी उसके पास, उसको नींद कम आएगी, बहुत ज्यादा वर्क करेगा, बहुत ज्यादा बात करेगा, एनर्जी ज्यादा फील करेगा। अगर बहुत कम एनर्जी है दैट मीन्स वो डिप्रेसिव फील करेगा, नींद आएगी, भूख नहीं लगेगी, बहुत सारी जो कि वो रहती है। सो दैट इज द अनइवन एक्युमुलेशन ऑफ द लाइफ सस्टेनिंग एनर्जी कैन अल्टर द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अल्टर मतलब होता है बदलाव, चेंज हो जाता है। इंटरनल डिसऑर्डर टेक अ पर्सन टू अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। इंटरनल डिसऑर्डर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है डिसऑर्डर, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। ओके, दैट कैन चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, दोनों करेक्ट है, दोनों गलत नहीं है ना। इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि रीजन सही है कि नहीं है, ऐसा सिंपल, लेकिन आपको बस बताना है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं। आंतरिक जो डिसऑर्डर, इंटरनल डिसऑर्डर मीन्स व्हाट? सिंपल, कुछ भी, यू कैन टेक एनी एग्जांपल, यानी एंजाइटी, डिप्रेशन, कुछ भी, दैट टेक पर्सन इन द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। यहाँ पर पर्सन बहुत ज्यादा लो फील कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो दोनों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है। एक ऑप्शन को मार्क कर लीजिए, दोनों करेक्ट। और टाइपो मिस्टेक हो गया वो लिखने में कुछ उधर। सो ऑप्शन नंबर, सॉरी, असर्शन इन द रीजन बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? क्वेश्चन नंबर 76, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। लिस्ट एसमैन एंड हिल के द्वारा ये जो है दिए गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। मैक्रो प्रैक्टिस में यूज करते हैं स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव। सो द हाउ दे यूज द स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव इन द मैक्रो से प्रैक्टिस, इनके द्वारा ये दिए गए थे कुछ स्टेप्स। मैक्रो प्रैक्टिस मतलब होता है बड़े लेवल पे, जैसे हम बात करते हैं माइक्रो, मीजो, मैक्रो। मैक्रो मीन्स जहाँ पर जो अदर स्टेक होल्डर है, जैसे गवर्नमेंट है और पॉलिसी मेकर है या एजेंसी है, दैट कैन बी आल्सो द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्रिस्ट एसमैन एंड हिल के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट मैक्रो प्रैक्टिस के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कोई भी इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल कम्युनिटी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
तो उसमें किस प्रकार से पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन और द कम्युनिटी और द ग्रुप और दे कैन क्रिएट द पॉजिटिव चेंजेस गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस। यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए, आइडिया, मस्टर सपोर्ट, आइडेंटिटी एसेट्स, स्पेसिफाई गोल, इम्प्लीमेंट द प्लान, यूटिलाइज द पोजीशन, एवेल्युएट प्रोग्रेस। तो एवेल्युएट प्रोग्रेस लास्ट में आएगा, सबको पता है, और सभी ऑप्शन में है तो आपके पास ऑप्शन एलिमेंट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। और इसके अलावा इसमें ऑप्शन एलिमेंट कौन कौन सा हो सकता है, आइडिया सभी में है, मास्टर सपोर्ट 3 में है, न्यूट्रलाइज अपोजिशन, देखो न्यूट्रलाइज अपोजिशन तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो मान लीजिए बाद में आएगा ना, लगभग सेकंड थर्ड लास्ट, तो ये हो नहीं सकता, कॉमन सेंस पर थोड़ा समझेंगे आप, क्योंकि यहाँ लिखा है स्पेसिफाई गोल, गोल स्पेसिफाई पहले होता है, बाद में हम न्यूट्रलाइज अपोजिशन न्यूट्रलाइज करते हैं। ये ऑप्शन है, अब 3 ऑप्शन है, इसमें देखना पड़ेगा। पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इनके द्वारा ये जो है मॉडल दिया गया, ठीक है। इसको जनरली हम बोलते हैं आई इमेजिन इमेजिन मॉडल। इस प्रकार से इसको हम इमेजिन मॉडल बोलते हैं, एग्जाम में अगर आ जाएगा तो ध्यान रखना, इसको हम इमेजिन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जो स्टैंड पर्सपेक्टिव हम यूज करते हैं माइक्रो प्रैक्टिस में, जो कि इनके द्वारा दिया गया है, तो इसको भी लिख लेना अगर नहीं लिखा हो। तो किस प्रकार से हम यूज करते हैं स्टैंड पर्सपेक्टिव या बदलाव करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए कम्युनिटी के अंदर, ग्रुप के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये दीज आर द सम, दिस इज द मॉडल। इसमें कुछ आई का मतलब होता है आइडिया, इनोवेटिव आइडिया हो सकते हैं, हो सकते हैं इनोवेटिव आइडिया। एम का मतलब है मास्टर सपोर्ट, एम फॉर्मुलेट एक्शन प्लान। इसका ए का मतलब होता है इसके रिगार्डिंग जो भी एसेट्स हैं, रिसोर्सेस हैं, उसको आइडेंटिफाई करना। जी का मतलब होता है रिगार्डिंग वी हैव टू स्पेसिफाई द गोल, ओके, और जो भी ऑब्जेक्टिव, व्हाट कैन बी द स्टेप्स इन द एक्शन प्लान, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कैसे उसको अचीव करना है। नेक्स्ट इसमें है आई का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, जो प्लान है उसको इम्प्लीमेंटेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा। नेक्स्ट एन का मतलब होता है न्यूट्रलाइज कर देना ऑपोजिशन को। न्यूट्रलाइज का मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, न्यूट्रलाइज का मतलब होता है कि जो भी स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हम बात कर रहे हैं स्टैंड पर्सपेक्टिव की एट अ माइक्रो लेवल, तो मल्टीपल स्टेक होल्डर में हो सकते हैं, गवर्नमेंट है, एनजीओ है, अदर एजेंसी हो सकती है। तो हमको क्या करना होता है, सभी को मतलब इक्वल दिखाना होता है इन दी ऑल प्रोसेस। ऐसा नहीं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऊपर रहेगा या किसी का कम रहेगा, सो वी हैव टू न्यूट्रलाइज द पोजीशन एंड द पावर, ओके, एंड वी हैव टू फोकस ऑन द कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए जो है ये स्टेम पर्सपेक्टिव हम यूज कर रहे हैं, तो हमको उसी पे फोकस करना होगा, उनकी हमको हेल्प करनी होगी, ना कि अदर एजेंसी या बाकी जो वेलफेयर एजेंसी है, कोई भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है, उनको दिखाना। तो न्यूट्रलाइज पोजीशन का मतलब ये होता है, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है ई का मतलब होता है एवेलुएट करना, जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसको एवेलुएट, ठीक है। तो इसको याद रखना, इससे आपको याद रहेगा इमेजिन मॉडल, तो एटलीस्ट नंबर जो है सही क्रम में आप लगा पाएंगे, और इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करना चाहते हैं, कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है यूथ, तो उसको लेकर के आप उसको स्टडी करना है, बोल सकते हैं कि आप उसके अंदर आप इंटरवीन करना चाहते हैं इस टाइम पर्सपेक्टिव यूज करके, किस प्रकार से कम्युनिटी के अंदर जो है बेरोजगारी कम हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सकता है, ओके। तो उसके पहले आपको एक आइडिया डेवलप करना होगा, दैट इज वेरी इनोवेटिव आइडिया। इसका मतलब हुआ कि हमको उसके रिगार्डिंग जो भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है उनको फाइंड आउट करना होगा, उनसे बात करनी होगी, किस प्रकार से कम्युनिटी के अंदर यूथ को हम जॉब दिला सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं, अपॉर्चुनिटी इंश्योर कर सकते हैं। तो वी हैव टू डेवलप द आइडिया, बेसिक आइडिया, कि कैसे हम इंश्योर करेंगे। तो वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, लोकल यूथ ऑर्गेनाइजेशन या बाकी ऑर्गेनाइजेशन, उनसे उनको आइडेंटिफाई करना और इंश्योर करना कि हम किस प्रकार से वर्क कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। दूसरा है आपका एम मास्टर सपोर्ट। मास्टर सपोर्ट का मतलब होता है बाकी के सभी स्टेक होल्डर, दैट कुड बी वेलफेयर एजेंसी, एनजीओ, लोकल गवर्नमेंट और बाकी जो भी हो सकते हैं, वो सभी के सभी स्टेक होल्डर इसमें होना चाहिए। तो उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको बताना, उनको कोलैबोरेट करना, ओके, उसके साथ मिलना, उनको एजुकेट करना, बताना कि किस प्रकार से हम ये जो अप्रोच है, स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव बेस्ड अप्रोच है, उसको यूज करके हम किस प्रकार से एड्रेस कर सकते हैं जो बेरोजगारी की समस्या प्रॉब्लम है, ओके, उन सभी को एंगेज करना, दैट विल बी द पार्ट ऑफ द मास्टर सपोर्ट। नेक्स्ट आइडेंटिफाई एसेट्स।
तो जो भी एसेट्स रिक्वायर्ड है दैट फ्रॉम द कम्युनिटी, फ्रॉम द ग्रुप, फ्रॉम द अदर स्टेक होल्डर जो कि यहाँ पर हमने लिए हैं, उनका भी सपोर्ट जो होगा वो सभी इसके अंदर आएगा, आपको आइडेंटिफाई द एसेट्स। नेक्स्ट गोल, मतलब गोल बना करके जो भी ऑब्जेक्टिव है उन पर काम करना, आइडेंटिफाई करना क्या क्या यूथ की स्ट्रेंथ है, कम्युनिटी के पास क्या क्या है, कैसे हम अलाइन कर सकते हैं, ओके, कैसे मैनेज करेंगे, वो सभी चीज़ें इसमें रहेंगी। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्लान को इम्प्लीमेंट करना, मतलब बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कोलैबोरेट करना, फंडिंग इंश्योर करना, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना, वो सभी चीज़ें, ताकि हम प्रोसेस आगे बढ़े। नेक्स्ट न्यूट्रलाइज कोशिश, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल रेसिस्टेंस भी क्रिएट हो सकता है कम्युनिटी के अंदर, ओके। मे बी पीपल विल से कि दिस विल नॉट वर्क आउट, इस प्रकार से ये वर्क नहीं करेगा, ये जो तरीका है, या मान लीजिए बाकी की जो एजेंसी है, मतलब कुछ एजेंसी होती हैं कि वो चाहती है कि उनका उसमें नाम हो या फेवरेटिज्म हो सकती है, उस एजेंसी को उसको दिखाना नहीं बोल सकते हैं कि किसी प्रकार से अपेयरेंस नहीं होना चाहिए किसी प्रकार की एजेंसी का उसमें, कि इस एजेंसी का इसमें योगदान ज़्यादा है या उसका वर्क ज़्यादा है। हमारा फोकस है कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना, ओके। यहाँ पर स्ट्रेंथ परस्पेक्टिव फोकस होता है कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो उसमें दिखना चाहिए, वो प्रियोरिटी होनी चाहिए, ना कि अदर एजेंसी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके हम यूटिलाइज कर देते हैं सभी पोजिशन को या स्टेक होल्डर को, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट सभी का है, लेकिन वी आर फोकस ऑन दी कम्युनिटी। नेक्स्ट लास्ट में आपका आएगा एवेल्युएशन। एवेल्युएशन मतलब होता है एवेल्युएट करना पूरे प्रोसेस को। समझ में आया? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको इसको याद रखना है, बाकी की प्रोसेस तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। बोलिए, सभी को समझ में आ गया? कोई स्टेप दोबारा रिपीट करना है? सर ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट के हैं? तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये, चूंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव मैक्रो लेवल का है, तो यूनिट 1 मान के चलते हैं, ओके, क्योंकि वहीं पर हम लोगों ने स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव पढ़ा है, मतलब मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं सोशल प्रैक्टिस में, ओके, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर उसको ऐसे ऐड करके देखते हैं तो दैट ओनली यूनिट 1। ये यूनिट 1 पीएच में तो नहीं है मार्क्स में? ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन या नॉट फिर अबाउट एमसीक्यू है? unit PYQ or like this, you have to focus on the syllabus and chapter। जो स्टैंड पर्सपेक्टिव है वो हम लोग यूनिट 1 में कवर करते हैं, यू कैन कनेक्ट दैट फ्रॉम दैट। और कोई भी क्वेश्चन दैट इज नॉट फ्रॉम पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट, अगर कोई चैप्टर से कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है तो वो हो सकता है कि आपका उस यूनिट से होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि किसी भी यूनिट से कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई थ्योरी है तो थ्योरी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। जब तक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होगा तो नहीं हम समझ पाएंगे कौन सी यूनिट से है, ठीक है। बाकी जैसे अगर हम इसको देखें, जो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप डेवलपमेंट, ग्रुप फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उसको फिर हम यूनिट 3 4 में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें किस प्रकार से हम मैक्रो बड़े लेवल पर कम्युनिटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपका कम्युनिटी वर्क में आ जाएगा। सो इट्स नॉट पर्टिकुलर, कोई भी क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं होता है किसी एक यूनिट से। वी हैव टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट क्या है, किस कहाँ से कौन से चैप्टर से। क्लियर है सभी को? बोलिए, ये इसको लिख लेना आप लोग। अच्छा, मैं पहले बताया था स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हुआ था कि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक या कोई चैप्टर या कुछ हम पढ़ रहे होते हैं जो कि नोट्स के अंदर नहीं होता है, क्योंकि नोट्स में केवल सिलेबस कवर किया गया है ना। और क्वेश्चन में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आउट ऑफ सिलेबस रहती है, या हमें कुछ बता रहा होता है तो जो कि उसमें नहीं है नोट्स के अंदर, तो उसको लिख लेना होता है। आई डोंट नो आप लोग कितने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। नोट्स के अंदर ये नहीं लिखा होगा ये वाला, हाँ, तो इसको आपको नहीं नोट्स सर, बना हम लोग लेना। लिख लेते हैं। जैसे अभी इस क्वेश्चन में आई ना ये न्यू थ्योरी, तो उसको नोट्स में ऐड कर लेते अपने। नोट्स में ऐड करते जाना, क्योंकि जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, चैप्टर के अकॉर्डिंग है, तो सब कुछ नहीं रहता है। इसलिए हमारा जोर ज़्यादा होता है क्वेश्चन सॉल्व करने पर। क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होता है कि थ्योरी आपने जो पढ़ी होती है वो भी प्रैक्टिस हो जाती है, और कुछ नया होता है तो वो भी मैं ऐड कर देता हूँ, तो वहाँ से आपको ईजी रहता है समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44।
यहाँ पर कुछ कंसेप्ट दिए हैं और कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया उसका नाम है। पोस्टलैंड एंड दिवास, हेलो गोपाल, कार्ल मार्क्स, एरिक फ्रॉम। हेलो हेलोजी हेलोजेनिक कंफ्लिक्ट, इमोशनल बॉन्ड, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो आगे जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन, अब हो सकता है कि आपको ना पता हो इसके बारे में, हेलो गोपाल ये ओके, बस आपको ये पता होगा कार्ल मार्क्स पढ़ा है आपने। कार्ल मार्क्स वैसे भी अगर चार ऑप्शन कंसेप्ट देखेंगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कार्ल मार्क्स आपके इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से आप जोड़ के देख सकते हैं, है ना। एस्केप फ्रॉम फ्रीडम तो होगा नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग के बारे में ऐसा कुछ बोला है, तो ये तो कुछ अलग ही है। So when you pair 3 with the 4, then there is only one option which is here. See, ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हमको पता नहीं होता है बाकी चीजें तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता, बस आपको ये देखना है कि मे बी एनी पर्टिकुलर एक लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ होगा जो कि हमको आता होगा। सो यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस। अभी इसको देख लेते हैं। पहला इसमें जो है दैट इज द पोस्टलैंड एंड रिवर दिवास, इनके द्वारा एक बुक लिखी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। This is written by the Robert F. Dewar and ओके। तो बेसिकली इन्होंने इस बुक में ये बताया, डायरेक्टली इमोशनल बॉन्डिंग की बात की, लेकिन उन्होंने, मैं समझा देता हूँ आपको, इन्होंने बात की है ग्रुप डायनेमिक्स की। कि ग्रुप डायनेमिक्स के अंदर, मतलब ग्रुप डायनेमिक्स जब होती है तो उसमें कोहेंशन और अट्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा कोहेंशन होगा ग्रुप के अंदर, उतना उतनी बेहतर तरीके से ग्रुप मेंबर के जो बिहेवियर है या जो कुछ बदलाव वो चाहते हैं वो हो जाएगा, या जो बेनिफिट हो सकता है वो बहुत ज्यादा होगा अगर